हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, बहुत ही कम दिन रह गए हैं, इसलिए आज कुछ मैं आपकी जो है फिजिक्स की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एक्सप्लेन करूंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए वैद्युत फ्लक्स। ये क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन, मात्रक, विमेय सूत्र वगैरह जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, जहां पर विद्युत बल रेखाएं इधर से उधर पास हो रही हैं। तो इसमें हमने कोई भी पृष्ठ, हमने एक ये सरफेस इमेजिन कर ली है, ठीक। तो उससे जितनी भी विद्युत बल रेखाएं इससे लंबवत यानी कि इससे 90 डिग्री के एंगल पे पास होंगी, बहुत सारी होंगी। जितनी भी ये कुल टोटल इस जो सरफेस है इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ से पास हो रही हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। देखिए, किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल यानी कि टोटल जितनी भी है विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वो उसका क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। और इसका विमेय सूत्र भी पूछ लेते हैं। ये क्या है? एम एल क्यू टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, विमेय सूत्र, यूनिट्स वगैरह पूछ लेते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे बच्चों आ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। किरचॉफ के दोनों नियम अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला नियम क्या है किरचॉफ का? जिसको धारा नियम भी कहते हैं या आवेश संरक्षण का नियम, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम या धारा नियम क्या है किरचॉफ का। तो ये पहला नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब उस संधि पे जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका अगर हम बीजगणितीय योग, इसका मतलब क्या होता है? उसको हम चिन्ह सहित लेंगे, प्लस है या माइनस है, चिन्ह सहित लेंगे तो उनका बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। ये देखिए, कोई हमने संधि ली हुई है जहां पर कई धाराएं, कुछ धाराएं इसमें आ रही हैं और कुछ धाराएं इससे बाहर जा रही हैं। जितनी भी धाराएं संधि की ओर आएंगी उनको हम प्लस का लेंगे, जितनी भी इससे बाहर जाएंगी वो सारी माइनस में होगी। तो इनका हम बीजगणितीय योग निकालते हैं। जैसे इस सर्किट में देख लीजिए तो I1 प्लस I2, ये जाने वाली है, I3 I4 माइनस में, प्लस I5 आ रही है। इनका टोटल सम क्या होगा? वो 0 होगा। तो इसको धारा नियम करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किरचॉफ का धारा नियम क्या है? ये किरचॉफ का पहला नियम क्या है? किसी भी संधि पे मिलने वाली, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ का पहला नियम है, ठीक। ऐसे ही दूसरे नियम पे आ जाते हैं। देखिए, किरचॉफ का सेकंड नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम, इसको जो है पूछ लेते हैं। किरचॉफ का वोल्ट का नियम क्या है? इसके ये कह के भी जो है क्वेश्चन आ जाता है, वोल्ट का नियम क्या है या ऊर्जा संरक्षण का किरचॉफ का नियम कौन सा है? तो द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, उनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में कार्य करने वाले सारे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ये हमने देखिए कोई सर्किट बनाया हुआ है, इसमें देखिए क्लोज्ड पास देखने हैं, बंद परिपथ कौन से हैं। तो देखिए, एक ये वाला बंद परिपथ है और एक ये बंद परिपथ है। 2 इसमें बंद परिपथ हैं। तो इसमें हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा के देखते हैं।
तो ये समझ में आ गया क्या है सेकेंड लॉ। किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, दैट इज सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। तो इसमें देखिए ये नियम लगाते हैं इस बंद पाश में। इसमें देखिए ये दो बैटरी लगी हैं E1 और E2 जिनके विद्युत वाहक बल हैं R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब ये बैटरी देखिए E1 से I1 करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में और E2 से I2 करंट फ्लो हो रही है। दोनों करंट इसमें R3 में जा रही है, I1 प्लस I2 जा रही है। तो ये वाला सर्किट हम अगर मान लें पाश 1, पाश 1 में कैसे किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ये देखिए इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है I1 R1 डायरेक्शन इधर की है, करंट की डायरेक्शन होगी तो प्लस का लेंगे और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो माइनस का लेंगे। तो इधर से ऐसे यूं चल के इस तरह से ऐसे सर्किट को हम देखते हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन में आ गया I1 R1। अब ये देखिए I2 इस डायरेक्शन में जा रही है और हम ये इस तरह से सर्किट ले रहे हैं तो I2 कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस I2 R2 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों रेजिस्टेंस और उनके संगत धारा हो गई। ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें जितने इस पाश में विद्युत वाहक बल लगे हैं उनका बीजगणितीय योग। अब ये भी देखिए E1 की डायरेक्शन इधर है तो प्लस का हो गया और E2 इसमें करंट इधर डायरेक्शन में जा रही तो हम चल रहे हैं इस साइड में तो ये E2 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग हो गया E1 माइनस E2। तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध जितने भी है उस सर्किट में उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, उस सर्किट में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ऐसे ही पास 2 में देख लीजिए, पास 2 में क्या होगा, ये वाला सेकेंड पास है। इसमें देखिए E2 में ये है R2 और R2 में करंट कितनी है I2। धारा की दिशा में जिधर चल रहे हैं उसी दिशा में धारा भी चल रही, तो ये प्लस का हो गया I2 R2। ठीक है, और अब आगे इधर को ये आए तो ये भी धारा की दिशा वही है जिस दिशा में हम चल रहे हैं, I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक, इज इक्वल टू किसके होगा, इसमें जितना विद्युत वाहक बल है, अब इसमें सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल, एक बैटरी लगी है, उसका विद्युत वाहक बल है E2, तो ये E2 के इक्वल हो गया। तो ये इस पाश की जो है किरचॉफ लॉ सेकेंड लगा के इक्वेशन बन गई। इस तरह से इक्वेशन बनाई जाती है। किरचॉफ सेकेंड लॉ समझ में आ गया। किसी वैद्युत परपथ में किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसको जो है वोल्टता का नियम भी कहते हैं। कभी कभी वोल्टता का किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी बायो सवर्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। बायो सवर्ट का नियम क्या है, किसी धारावाहिक चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल तथा अल्पांश और अल्पांश को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा साथ ही उस बिंदु के अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कोई हमने धारावाही चालक लिया है, इसका कोई ये अल्पांश डेल्टा एल ले लिया है। डेल्टा एल से कोई बिंदु पी है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, तो ये डेल्टा बी क्या होगा, तो डेल्टा बी जो है इस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। इसमें जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है आई, उस आई के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो अल्पांश की लंबाई और इससे ये दूरी है आर के बीच का एंगल थीटा, इसकी साइन के समानुपाती होता है, साइन थीटा के, और इनके बीच की जो दूरी है ये आर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस सबको मिला देते हैं तो डेल्टा बी क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल हो जाता है आई डेल्टा एल साइन थीटा,
अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इसकी जगह एक कांस्टेंट लगा देते हैं म्यू 0.4 पाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वायर-सावर्ट्स लॉ। वायर-सावर्ट्स का नियम है। इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके भी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो है। दिक्पात कोण क्या होता है, दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखिए दिक्पात कोण क्या होता है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर से क्या समझते हैं आप, कि अगर कोई जो है चुंबकीय सुई है उसको हम इस तरह से लटका दें, इसके गुरुत्व केंद्र से जो है इस तरह से फ्रीली इसको हैंग कर दे, तो ये क्या रहेगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल ना होके ये थोड़ा सा इस तरह से झुकी हुई इस तरह से लटकेगी। ठीक, तो इस चुंबकीय सुई से होकर जो पृष्ठ, ऊर्ध्वाधर पृष्ठ जो है पास होगा, ये सपोज कीजिए ये सुई है और इससे ये पृष्ठ जो है ये इस पे इस तरह से लटकी, ये जो है जो पृष्ठ पास हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। ठीक, और जो पृथ्वी है उसका वास्तविक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उससे होके जो पृष्ठ पास हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर। उससे जो परपेंडिकुलर जो है सरफेस है वो क्या कहलाएगी, भौगोलिक यामोत्तर। और देखिए ये वाला कोण, ये देखिए ये चुंबकीय सुई है, इसको हमने यहाँ से इसके गुरुत्व केंद्र से जो है, ये इसका गुरुत्व केंद्र है जी, इससे इसको जो है लटका दिया है, तो ये कुछ झुकी हुई लटकी हुई है। ठीक, तो इससे होके जो पृष्ठ पास हो रहा है ये वाला PQRO, ये पृष्ठ क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय सुई से जो होके पृष्ठ परपेंडिकुलर जो है पृष्ठ है, सरफेस है, वो क्या कहलाएगी, चुंबकीय यामोत्तर। और जो अर्थ का भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण उसको मिलाने वाली रेखा से जो पृष्ठ पास होगा ये वाला, इसके पीछे वाला जस्ट, वो क्या कहलाएगा, भौगोलिक यामोत्तर। और इनके बीच का कोण एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी कि दिक्पात कोण कहलाएगा। इस तरह से समझ लीजिए, दो पृष्ठ हैं, ये एक चुंबकीय यामोत्तर है और एक भौगोलिक यामोत्तर। इनके बीच में ये जो न्यून कोण बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ये अल्फा, ये क्या कहलाएगा आपका, दिक्पात कोण अल्फा। ये इसको अल्फा से लिखते हैं, दिक्पात कोण। तो समझ में आ गया होगा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का न्यून कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण। ये देखिए पृष्ठ बहुत ध्यान से देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाला पृष्ठ है, ये चुंबकीय यामोत्तर है, उसके जस्ट पीछे ये वाला पृष्ठ है वो भौगोलिक यामोत्तर है, और इनके बीच में ये कोण जो बन रहा है अल्फा, वो क्या है, दिक्पात कोण। सेकंड, नति कोण क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नति कोण या फिर नमन कोण। नमन कोण क्या होता है, देखिए ये चुंबकीय सुई है, अगर हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक ही देखिए लटकाया हुआ है तो क्या होगा, ये क्षैतिज में ना रह के क्षैतिज से थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक, तो ये जो झुकाव होता है वही नमन कोण या नति कोण कहलाता है। ये देखिए ये क्षैतिज, ये है क्षैतिज से, ये क्षैतिज दिशा कौन सी है, ये वाली है इसकी क्षैतिज दिशा, और ये इस तरह से झुक गई तो इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा, इनके बीच का जो कोण होता है वो नति कोण कहलाता है। नति कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और क्षैतिज दिशा ये है, इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा, नति कोण। या फिर हम कह सकते हैं कि हम चुंबकीय सुई को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें इसके गुरुत्व से, तो ये क्षैतिज में ना रह के क्षैतिज से थोड़ा सा झुक जाती है, तो ये जो झुकाव होता है वो क्या कहलाता है, नति कोण या नमन कोण। और अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, नति कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये तथा क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं चुंबकीय ध्रुवों पे नति कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जबकि चुंबकीय निरक्ष पे जो है नति कोण वो 0 डिग्री होता है।
नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH क्या होता है, इसको भी जो है आपको पता होना चाहिए। ये चुंबकीय सुई हमने इस तरह से लटकाई है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित कर लेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये हम कई बार बता चुके हैं, जिधर थीटा होता है उधर वो क्षैतिज घटक है। ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक B cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक ये आपका आ जाएगा B sin थीटा। We can write it as VH is equal to B cos थीटा, क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का, और ऊर्ध्वाधर घटक VV is equal to V sin थीटा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, we get B sin theta upon B cos theta is equal to VV is upon VH। V से भी कैंसिल, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू VV upon VH। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स VV upon VH। ये एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जहाँ ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है और ये क्षैतिज घटक है, ठीक है। और जो BH है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, VV क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाते हैं, लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस साल बोर्ड एग्जाम 2023 के हिसाब से इसको आप अच्छे से तैयार करके तब एग्जाम देने जाइएगा। लेंज का नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वे उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, किसी सर्किट में प्रेरित जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा कैसी होती है, वो इस तरह की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए, ये कोई कुंडली ली है हमने और ये कोई चुंबक लिया है, ठीक। अब इसमें हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा देखेंगे कैसी होगी, ठीक, लेंज का नियम लगा के। तो देखिए ये N चुंबक है, चुंबक का जो है N सिरा है, उसको हम इस कुंडली के पास लाते हैं इस तरह से, ठीक। तो क्या कह रहा है वो, हमेशा इस डायरेक्शन में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि उस कारण का विरोध करे जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो उस कारण का विरोध कैसे करेगी, जब इसमें यहाँ पर N बन जाएगा, जब N को N के पास लाएंगे तो वो उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक। तो जब हम चुंबक का N सिरा किसी कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में क्या बन जाता है, N बन जाता है, जिससे कि ये इस चुंबक की गति का विरोध करे। तो इसमें डायरेक्शन देखिए, N बनाएंगे ऐसे, देखिए ये N, ठीक, यानी कि दिशा कैसी हो जाएगी, इस तरह से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ये इस तरह से प्रवाहित होगी। ये बहुत क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं कि जो है ये सर्किट दिया हुआ है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो जब N को हम पास लाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुंडली में N बन जाएगा, जिससे कि वो उस कारण का विरोध करे, उसको रिपेल करे, ठीक। इसके पास ला रहे हैं, अगर हम इससे दूर ले जा रहे होते तो क्या बनता यहाँ पर, तो S बनता, जिससे कि वो चुंबक दूर ना जाके पास में आए। जब पास आ रहा है तो उसको वो दूर कर रहा है, ठीक। अगर N को दूर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ S बनेगा, ठीक। ये देखिए दूसरा, ये देखिए इस पे एक कुंडली है और ये चुंबक है, तो यहाँ पे देखिए S सिरे को हम पास में ला रहे हैं कुंडली के, तो इसमें डायरेक्शन धारा की कैसे निकलेगी, इसमें यहाँ जब S को हम पास ला रहे हैं तो यहाँ भी क्या बनेगा, S बनेगा, और S बनेगा तो डायरेक्शन करंट की ये इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए ये S बना तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, इस तरह से इस कुंडली में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो जो है क्लियर हो गया। लेंज का नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन निकालनी आपको आ गई ना, ठीक। पहले हम पढ़ते हैं व्यतिकरण या इंटरफियरेंस। व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाइएगा। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, कैसी, समान आवृत्ति यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो,
दो प्रकाश तरंगे एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ठीक, याद हुआ? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक साथ माध्यम में चलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, लगभग अंधेरा सा हो जाता है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर कोई प्रकाश रखा हुआ है और ये इस तरह से प्रकाश तरंगे निकल रही हैं। तो एक ही प्रकाश से दो तरंगे निकल रही हैं, द्वितीयक तरंगे, तो इनकी आवृत्ति क्या होगी? समान होगी, एक समान फ्रीक्वेंसी की। तो ये इस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं, ये इस तरह से। तो ये क्या होगा? कुछ बिंदुओं पर आपस में टकराएंगी, इस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं, देख रहे हैं? तो क्या होगा? जहां पे दोनों तरंगों के शंख और शंख वो मिलेंगे वहां पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? अधिकतम। और जहां पर एक तरंग का शंख और दूसरे का गर्त मिलेगा तो वहां पे तीव्रता क्या हो जाएगी? न्यूनतम। और वहां प्रकाश की जगह क्या दिखेगा? अंधेरा। जहां तीव्रता अधिकतम है वहां तीव्र प्रकाश दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरह से चलती है तरंगे, ये शंख और गर्त में। तो जहां पे दूसरी तरंग का भी शंख मिला ये, तो वहां पे क्या हो जाएगी? तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। और जहां पर एक का शंख और दूसरे का गर्त मिलेगा वहां तीव्रता क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ठीक, इसको अच्छे से डेफिनेशन को याद करके जाइएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाइए। देखिए, कला संबद्ध स्रोत या कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत। क्या? ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनके प्रारंभिक कलाओं का अंतर, या हम कह सकते हैं कलांतर, क्या हो? समय के साथ स्थिर रहे। समय के साथ क्या हो? परिवर्तित ना रहे, समय के साथ स्थिर रहे। ऐसे स्रोतों को हम क्या कहेंगे? कला संबद्ध स्रोत। उनके बीच का जो कलांतर है वो समय के हिसाब से चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। तो ऐसे सोर्सेस क्या कहलाएंगे? कोहेरेंट सोर्सेज या कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ये भी जो है पूछ लेते हैं बहुत ही कि कला संबद्ध स्रोत जो है इसकी परिभाषा दीजिए, क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विवर्तन। ये भी बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज विवर्तन? है डिफ्रैक्शन। है जब प्रकाश तरंगे किसी पतली झिर्री अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं। कैसा अवरोध होना चाहिए? तीक्ष्ण, तीखा, पतला, शार्प। तो वह झिर्री अथवा अवरोध के किनारों पे आंशिक रूप से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। प्रकाश की तरंगे जो है मुड़ जाती है। वैसे तो आप जानते हैं प्रकाश की तरंगे हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन अगर वो किसी किनारे पे, किसी पतली किनारी पे यानी तीक्ष्ण किनारी पे पड़ती है तो वो क्या होती है? सीधी ना जाके अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश तरंगों के या प्रकाश की किरणों के इस प्रकार से मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन। ठीक, क्लियर हुआ? विवर्तन क्या है? प्रकाश की तरंगों का तीक्ष्ण किनारों पे मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाइए, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है? तो किसी भी नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में स्थित न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है? कुछ कम होता है। न्यूक्लियान क्या क्या होते हैं नाभिक के अंदर? आप जानते होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें कुछ द्रव्यमान होता है। तो जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है वो उन न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। तो ये जो अंतर होता है द्रव्यमान का, उसी को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। यह द्रव्यमान का अंतर नाभिक की
द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशंस जो है अच्छे से आप याद करके एग्जाम देने जाइएगा, इनमें से जरूर पूछी जाएगी कोई ना कोई डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये भी बहुत पूछ लेते हैं। बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। तो देखिए ये जो द्रव्यमानों में अंतर हुआ, द्रव्यमान क्षति हुई, द्रव्यमान जो लॉस हुआ वो कहाँ गया? वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूक्लियनों को आपस में नाभिक में बांधे रखता है। और उसी ऊर्जा के बराबर हमें बाह्य ऊर्जा देनी होगी, तब ये न्यूक्लियन जो है क्या होंगे? परस्पर अलग होंगे। तो ऊर्जा क्या कहलाएगी इसकी? नाभिक की बंधन ऊर्जा। जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा होगी नाभिक की, नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सारी आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए नाभ के विखंडन की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। नाभ के विखंडन क्या होता है? जब किसी भारी नाभिक पे जो है, भारी नाभिक पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो क्या होता है? वो हल्के हल्के दो नाभिकों में टूट जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभ की विखंडन। इसमें बहुत सारी ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। जैसे कि नाभ की रिएक्टर है, उसमें क्या होता है? यूरेनियम पे न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है और वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन जो है फिर निकलते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, पहले देखिए 1 न्यूट्रॉन से बमबारी की गई, फिर ये 3 निकले, इन तीनों ने फिर से यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया। इस तरह से विखंडन की क्रिया बहुत ही चलती रहती है। तो ये जो है नाभ की रिएक्टर जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये इक्वेशन जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा नाभ की विखंडन के लिए। देखिए 92 यूरेनियम 235 है, इस पे जब 0N1 न्यूट्रॉन की बमबारी की गई, ये क्या बन गया? 92 यूरेनियम 236 हो गया और फिर ये जो है बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। 56 बेरिलियम 144, 36 क्रिप्टॉन 89 और 3 नाइट्रोजन जो है फिर जो है रिलीज हुए और ढेर सारी एनर्जी जो है निकली। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और भारी नाभिक जो है वो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। एग्जाम्पल नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट देखिए नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक तीव्र गति से गति करते हुए आपस में जुड़कर जो है एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इसको क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है एनर्जी रिलीज होती है नाभिकीय संलयन में। इसका एग्जाम्पल जो है परमाणु बम है। ठीक है, इसमें देखिए दो या हाइड्रोजन के परमाणु ने मिलके जो है ये ट्राइटियम बनाया है। तो जो है दो भारी नाभिक या न्यूट्रॉन्स जो है मिल गए हैं, तीव्र गति से वेग करते हुए आए और आपस में जो है संयुक्त होकर इन्होंने ट्राइटियम बनाया है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकाली है। तो ये जो है घटना क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखिए लॉजिक गेट्स बहुत पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट और नॉर गेट होता है। ऑर गेट जो है इसका सिंबल जो है इस तरह से होता है। ये आपका ये 2 इनपुट ए और बी और ये बाई आउटपुट मिलता है ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका ऑर गेट होता है। ऐसे ही नैंड गेट, इसको डी के शेप में जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 इनपुट ए और बी अगर होते हैं तो इसका आउटपुट हो जाता है ए डॉट बी। ये आपका एंड गेट होता है, एंड गेट। ऐसे ही आपका नॉट गेट जो है उसमें जो है क्या होता है? ये खाली इनपुट को इन्वर्ट करता है। इसमें एक ही इनपुट लगाते हैं और आउटपुट में इसका इन्वर्ट मिल जाता है। ये इस तरह से अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिल जाएगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिल जाएगा। ये आपका नॉट गेट है। एक और एक नॉट मिलके जो है नॉर गेट बना देते हैं। उसका सिंबल आपका इस तरह से हो जाता है। पहले आप और बनाएंगे, इसी में ये नॉट लगा दिया, तो ये आपका जो है नॉर गेट हो जाता है। इनपुट ए और बी, तो आउटपुट इसमें मिलता है आपको ए प्लस बी का बार, यानी ऑर गेट जो हुआ उसको इन्वर्ट कर देगा, तब ये नॉर गेट मिल जाएगा, बन जाएगा। और ये एंड और नॉट मिलके जो है ये नैंड गेट बना लेते हैं। इसका सिंबल आपका ये एंड में ये नॉट लगा दिया। 2 इनपुट ए और बी
और इसका आउटपुट मिल जाएगा A डॉट B का बार, उसको इसने इन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपका NAND गेट है। तो ये 5 आपके गेट जो हैं सिलेबस में है, ठीक है। कभी पूछ लेते हैं, कभी इनको सिलेबस से आउट कर देते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई गेट का जो है क्वेश्चन आए तो आप कर दें उसको। अर्धचालक पता होने चाहिए आपको क्या होते हैं, पता तो होंगे, फिर भी डेफिनेशन जो है लिखना आना चाहिए। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है, तो इसलिए उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है। 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिला के उनकी चालकता बढ़ा दी जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, डोपिंग क्या होती है। तो जो है शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर जो है उसकी चालकता बढ़ा दी जाती है, इस घटना को डोपिंग कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप अच्छे से लर्न करके एग्जाम देने जाइएगा। इनमें से जरूर 1-2-4 डेफिनेशंस आपकी एग्जाम में आ जाएंगी और ये आपको जो है बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर नहीं किया है तो प्लीज़